जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान अध्ययन पुस्तक पॉकेट जीके में। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर को कंप्लीट किया। प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता को आज कंप्लीट करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू या हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोज और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। तो अलग अलग यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे इसे हिंदोस किसने कहा था, ईरानी लोगों ने इसे इंडोस किसने कहा था, यूनानी नो, और इसे इंडस किसने कहा, तो रोमन के लोगों ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन सभ्यता किसके समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया जो है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, या दजला और फरात जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो दजला और फरात नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट तथा मेसोपोटामियन भाषा थी। ठीक है, यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मिलुहा कहते थे। तो जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा करते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो मेलुहा जो है, सारगोन एक अभिलेख है जिसमें सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। तो मेलुहा का अगर हम बात करें तो मेलुहा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजा पक्षी वहाँ पर पाया जाता है और इसे नाविकों का देश कहते हैं। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो अगर पूछता है प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का रेडियो कार्बन 14 के पद्धति के अनुसार उसका कार्यकाल कितना है, तो उसका समय काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो कार्बन 14 जो पद्धति है इसकी किसके द्वारा इसकी खोज किया गया? तो B.F. लीवी के द्वारा। और जैसे कोई भी प्राचीन वस्तु है उसमें कार्बन 14 पद्धति से हम माप करते हैं, तो उसमें कार्बन की जितनी कम मात्रा होती है वह उतनी ही पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर जैसे कार्बन 14 के अनुसार हमने 1750 से 2350 से 1750 ईसा पूर्व समय काल देखा, लेकिन अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT में इसका समय काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। और वहीं एक सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व है, और ओल्ड NCERT के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। तो आप अगर ये प्रश्न को बनाते हैं तो आप उसमें ये जरूर देख लें कि किसके अनुसार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। अगर हम इसकी चौहद्दी देखते हैं तो इसके उत्तर में मांडा
जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। इसके पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इसके दक्षिण में दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है और परवरा नदी के किनारे है। और इसके पश्चिम में दासक नदी सुतकांगडोर बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में फैली हुई थी। तो सिंधु सभ्यता 3 देश में मुख्यतः फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में थी। और इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले। ठीक है, जो कि परिपक्व अवस्था कहने का मतलब है कि उस समय उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी विकसित ये शहर है, ये नगर हैं 6। तो उसमें एक है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अफगानिस्तान से स्थित शोतुघई और मुंडी गाग हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह की बात की गई है, एक शोतुघई, एक मुंडी गाग। तो ये दोनों अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। और शोतुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। तो शोतुघई जो अफगानिस्तान में जगह है वो किस नदी के किनारे है? कोकचा और ऑक्सस नदी के किनारे। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी में सब जो अधिकांश स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो गुजरात से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चूँकि ये प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई उस सभ्यता में, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला नगर दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है और इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिला कि जो हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मेसन ने दी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का 2 भाग में टीले प्राप्त हुए, जो एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था वो सामान्य लोगों के लिए था और वो एक आवासीय जगह था, लेकिन पश्चिमी टीला था वो दुर्गीकृत था, मतलब वो ऊंचाई पर स्थित था और उसमें दुर्ग बना हुआ था। अगर हम बात करें स्वास्तिक का चिन्ह, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है और मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के साँच नहीं मिले हैं। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियाँ में कुल 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री से गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, जिसे उर्वरा की देवी माना गया है। यह एक आयतकार मोहर था। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा में 12 अन्नगार मिले हैं और इसमें स्त्री से गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, ये आप भी आई कर सकते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। चूँकि मोहनजोदड़ो जो है वो भारत में नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी हैं। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यह वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है।
मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। ये प्रश्न एक बार पूछ चुका है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में। ठीक है, तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और इसकी गहराई 2.43 मीटर। अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो फिर 11, 7 और 2 याद रख सकते हैं। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक या जिप्सम का प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। तो जो स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में, ठीक है, तो ये जो है धर्म अनुष्ठान, जो धार्मिक अनुष्ठान होता था उसके स्नान के लिए इससे संबंधित था। और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई है व इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार थी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्नानागार के बारे में पढ़ा। अब ये विशाल अन्नागार है, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यह पूर्व से पश्चिम तक 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण तक 22.86 मीटर चौड़ा है। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के लिए अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस आद्य शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति नाथ कहा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा। तो जुड़वां राजधानी किसे किसे कहा जाता है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इतिहासकार पिगट के द्वारा। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न घुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो समानता सब तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग में ना खुलकर पीछे खुलते थे, लेकिन जो लोथल एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से बने हुए थे, जबकि कालीबंगा, रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा नगर पक्की ईंटों से बना था और कौन सा नगर कच्ची ईंटों से बना था। और यहाँ ईंटों का आकार 4 गुना 2 गुना 1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव, जिसे रंगनाथ राव कहते हैं, यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीबाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर के तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के छाछ रंगपुर व लोथल से मिले हैं। तो कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका एक प्रश्न अधिकांशतः देखने को हमें मिलता है। तो चावल के भूसी 2 जगह से मिले हैं, एक रंगपुर से और एक लोथल से। चनहुदड़ो का उत्खनन 1935 में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में MG मजुमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि, मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र था। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पाए गए? चनहुदड़ो में। यहाँ हमें कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिह्न मिले। नारी सौंदर्य प्रशासन, लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति अवशेष मिले। तो कुत्ते के बिल्ली का पीछा का करता हुआ पद का चिन्ह कहाँ से मिला?
तो चनहुदड़ो से मिला। लिपस्टिक अलंकृत हाथी कहाँ से मिली? तो ये भी चनहुदड़ो से मिली। अगला स्थल कालीबंगा की बात करें तो यह एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्णतः समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो किस जगह से तीनों विधियाँ मिली हैं? ठीक है, शव के संस्कार के लिए तो वो कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा सभ्यता में एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साज, कपास की खेती के साज, ऊँट के अस्थियों के साज, भूकंप के साज, वर्ष में 2 बार फसल उगाने के साज और जुते हुए खेतों के साज मिले हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता का अगला स्थल की बात करें धौलावीरा की, तो ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो कि 3 भागों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी नगर था तो वो सब 2 भाग में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। अति विशिष्ट जल प्रबंधन की व्यवस्था के कारण यह अनूठा शहर है। तो धौलावीरा से हमें 2 चीज़ मिलता है, एक 3 भाग में विभाजित था और दूसरा यहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। धौलावीरा की बात करें तो यह एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। तो वेधशाला भी वहाँ पाया गया है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं तथा 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है। ठीक है, अगला स्थल की बात करें सुरकोतेता की, तो सुरकोतेता भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोतेता में हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घोड़ों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, घोड़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला अस्थियाँ? तो वो सुरकोतेता से मिला। अगला है रंगपुर स्थल, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें चावल के दाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था ना, उन्हें ज्ञान था, वो भाव चित्रात्मक था, मतलब चित्र में दर्शाया गया उनका लिपि। और ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है कि वह किधर से किधर लिखी जाती है। तो ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभव 4 वर्णों में विभाजित था: पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यह लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ये कांस्य का प्रयोग करते थे जो कि तांबा और टीन के मिलने से बनता है। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ
पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों को लड़ाना, शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना इनका प्रिय खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरा बनाए जाते थे और अधिकांशतः घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घर में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी का रंग जो लाल होता था और इस पे काले रंग का डिजाइन किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इसे ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मोहरें सेल खड़ी की बनी है और आयताकार आकृति की बनी हुई है। तो मोहर के बारे में प्रश्न पूछता है कि मोहर किससे बनी होती थी, तो सेल खड़ी की बनी होती थी और आयताकार होती थी। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति मिली है और पशुओं में कुबल वाला सांड जो कि ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जिसे टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसल थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। ठीक है, तो चावल कहाँ से मिलता है? लोथल से। वहीं अगर चावल की भूसी बात करें तो ये रंगपुर से मिलती है। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैंधोवासी सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं था। व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। ठीक है, तो सिंधु के जो पूर्व में जो लोग रहते थे उसे हिंदू नाम किसने दिया? ईरानियों ने। यहाँ पर कुछ वस्तु हैं जिसका विदेशी व्यापार होता था, जैसे टीन। तो भारत टीन का व्यापार किससे करता था? अफगानिस्तान, ईरान से। गोमद सौराष्ट्र से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। और सीसा ईरान तथा राजस्थान से। कुछ इतिहासकार और उसका कारण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कुछ इतिहासकारों ने अपना अपना कारण बताया है। जैसे गॉर्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण बताया कि आर्य ने आक्रमण किया तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। S.R. राव, सर जॉन मार्शल व मैके ने बोला इसका कारण बाढ़ था। सर जॉन मार्शल ने बोला कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण ऐसा हुआ। अमलानंद घोष ने बोला कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। U.R. कैनेडी ने बोला प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। और माधव स्वरूप वत्स ने बोला कि नदियों के रुख बदलने से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यता प्रारंभिक जानकारी हम देखते हैं तो 1826 में क्या होता है कि चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? चार्ल्स मेसन ने। 1853 में देखते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। ठीक है, 1856 में जॉर्ज बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय और अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 में क्या हुआ कि सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को
मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। और 1924 में सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है, जैसे हड़प्पा की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। 3 लोगों इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं कि दयाराम साहनी ही दे, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 ईस्वी में किया था। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले, ठीक है, कभी कभी जिला दे देता है कि गुजरात के किस ज़िले में स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज SR राव ने 1953-54 में किया था। और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इसकी खोज JP जोशी ने 1967-68 में और RC विष्ट ने 1990-91 में किया था। और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में स्थित है। मैके ने 1925 में और मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सुरकोतेता की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1972 से 75 में किया था। और यह सुरकोतेता भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में किया था। और यह मादर नदी के किनारे स्थित है। वहीं हम कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में और बीबी लाल BK थापर ने 1961 में किया था। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी यह सिंध प्रांत खैरपुर में स्थित है। फजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज किया था। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने 1953-54 में की थी। और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद की बात करें तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। इसकी खोज M. देशपांडे ने 1958-59 में, SR राव ने 1975-76 में और MA सौली ने 1978-79 में किया था। और ये दैमाबाद परवरा नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगडोर की बात करें तो ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की थी। और यह दासक नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की बात करें तो यह पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। जगदत्त शर्मा ने 1953-56 में इसकी खोज की थी। और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। बनावली की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। RC विष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। और यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। सोतका यह दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स 1962 इसकी खोज की थी। और यह सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी की बात करें तो यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। रफ़ीक मुगल व अमेंद्रनाथ 1997 से 99 में इसकी खोज किया था। और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दसलपुर की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। 1963-64 में PP पांड्या, MK ढाके एवं KP सुंदरराजन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह बामू चेला नदी के किनारे स्थित है। कुनाल की बात करें तो यह हरियाणा में स्थित है। और S खत्री व M आचार्य ने इसका खोज किया था। और यह कोसी नदी के किनारे स्थित है। हम रोजदी की बात करें तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। 1982 से 95 ईस्वी तक 7 बार इसका उत्खनन किया। मिताथल ये हरियाणा के भिवानी में स्थित है। और इसकी खोज सूरजभान ने 1968 ईस्वी में की। मांडा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और JP जोशी ने 1976-77 में इसकी खोज की। बालाकोट की बात करें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। और
जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 से 70 में इसकी खोज की। कुछ प्रमुख वस्तुएं जो कहाँ से प्राप्त हुई, जैसे हड़प्पा से बात करें तो R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट पुजारी की प्रतिमा, ये सभी हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो का बात करें तो जल आपूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साज, कपास का और स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल तो हाथी के दांत, बड़े पैमाने पर घोड़े के मृण मूर्तियाँ, फारस की मुहर, शतरंज का साज, पतन और अग्नि वेदिकाएँ, ये सभी लोथल से प्राप्त हुई है। धौलावीरा की बात करें तो नगर 3 भागों में विभाजित था, पूर्व, मध्य और पश्चिम। चनहुदड़ो की बात करें तो अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्रकार ईंटें चनहुदड़ो से मिली। सुरकोदेदा से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर और कच्ची ईंटों के दुर्ग व मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात करें तो बेलनकार, मोहरे, हल के निशान, जुते हुए खेत के साज, अलंकृत ईंटों का प्रयोग एवं युगल समाधियाँ व अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से मिली हैं। कोटदीजी की बात करें तो वनाग्र, कांस की चूड़ियाँ और धातु के उपकरण कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर से सिरेमिक उत्पाद, मृदभांड की मूर्तियाँ मिली हैं। दैमाबाद से धातु के रथ मिले हैं। शुद्ध कांगडोर से तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन मिला है। रोपड़ से कृषि, गेहूँ, चावल के साज प्राप्त हुए हैं। वहीं बनवाली से बात करें तो तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म की जौ, सड़क व नालियों के अवशेष, सेलखड़ी व पकाई गई मिट्टी की मोहरें, टेराकोटा का हल। सोतकाह की बात करें तो परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार। राखी गढ़ी की बात करें तो चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, मिट्टी के मनके। देसलपुर विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुनाल, इससे चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोजदी, इससे मुकुट और गेहूं के साँच मिले हैं। वहीं मिताथल की बात करें तो चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुराहियाँ मिली हैं। बनवाली की बात करें तो जौ एवं मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के जो भी इस पुस्तक में सभी महत्वपूर्ण लाइन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।